हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये जो सैम्पल पेपर है ना, एक दो तीन चार वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें से जो दो वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बनाई थी इकट्ठे। फिर बाद में थोड़े क्वेश्चन बड़े बड़े थे तो मैंने हिंदी इंग्लिश की अलग अलग बनाई थी। तो आप वो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। अब मैं जो है ना आपको इस वीडियो में सेक्शन जो है वो डी करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ तक के सारे आंसर्स के साथ मैंने आपको समझा दिए। अब मैं बता दूं कि ये जो वीडियो रहेगी वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों देखेंगे, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड है, ठीक है। तो मैं जैसे एक लैंग्वेज में समझाऊंगा तो दूसरे बच्चे थोड़ा उसको अपना आप समझेंगे, और मतलब दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये पैसेज है ना, इसमें ज़रा टाइम हम ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर जो आपका है इकोनॉमिक्स में, तो उसमें ना ये जो टॉपिक इसमें डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में बता रखा है कि तीन सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी, ठीक है। तीन क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक के बारे में बता रहे हैं, और बता रखा है कि प्राथमिक में क्या क्या आता है, जैसे कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी क्या क्या आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो होप आप कोऑपरेट करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए एक ही वीडियो में हिंदी इंग्लिश दोनों समझा रहा हूँ इसमें, ठीक है। और द्वितीयक मतलब सेकेंडरी होता है, और सेकेंडरी का मतलब होता है जिसमें चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम गन्ने से चीनी बना रहे हैं ना, शुगर बना रहे हैं अगर हम शुगर केन से, ठीक है। कॉटन से हम क्लॉथ बना रहे हैं, कपास से कपड़ा बना रहे हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और अगर हम तीसरे क्षेत्र की बात करें, तृतीय क्षेत्र की बात करें, टैरिशरी सेक्टर की बात करें, तो इसमें सेवाएं आती हैं, ठीक है। सेवाएं जैसे ट्रांसपोर्ट होता है ना, इंश्योरेंस होता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, एजुकेशन है, टूरिज्म है, ठीक है, इंश्योरेंस है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो जब ये तीनों ऐड होते हैं तो इससे हमारी जीडीपी निकल जाती है, इसकी जो इनकम तीनों की ऐड होती है ना, तो हमारी जीडीपी निकल जाती है। तो यहाँ पर इससे हम अपने देश की नेशनल इनकम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे इनकम बढ़ रही है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी। आपने ऊपर देखा था क्वेश्चन भी था, तो उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी अगर आप इस पैसे में से आंसर लिखते तो, ठीक है। मतलब नॉलेज है तो अच्छी बात है, बाकी समझ में आ गया। मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको इसमें बता दिया कि इस केस स्टडी में क्या बताया गया, आर्थिक और गैर आर्थिक के बारे में बता रखा है, बाकी आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 11 क्रियाओं का अभिप्राय मतलब है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं ना उसे खुद ही प्रयोग कर रहे हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जो आप ग्रो कर रहे हैं ना, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में कौन शामिल है। मतलब अगर हमें देश की नेशनल इनकम है, ठीक है, उसमें जो वैल्यूज होती है ना, जो उसकी वैल्यू बनाती है, उसकी इनकम बनाती है, तो उसमें इन तीनों में से कौन इंक्लूड है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी, या तीनों। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि अगर देश की नेशनल इनकम बनानी है तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक दोनों का ही योगदान होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या डी, ठीक है। फिर कह रहे कि चावल की खेती किस में आएगी, अगर हम चावल की खेती कर रहे हैं तो वो किस में आएगी, अगर हम राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस में आएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में। देखो जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी प्राथमिक में आएगी, ठीक है। मतलब जो भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो प्राथमिक में आएगी। जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अगर जो कुरियर है ना, कुरियर, उसकी सेवा का उदाहरण दीजिए। कुरियर किस में आएगा, आपको बताओ कुरियर क्या है, सर्विस दे रहे हैं,
ठीक है। और जब कुरियर सर्विस दे रहा है तो टर्शियरी सेक्टर में आएगा, तीसरे क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। एक बार मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अलग अलग से बता दूं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े काम में लगे होते हैं। द्वितीयक वो होते हैं जो चीज़ों का निर्माण करते हैं, और तृतीयक जो सेवाएं देते हैं। प्राथमिक में जैसे आप पशुओं को पाल रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप जमीन खोद के सोना तांबा चांदी निकाल रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। द्वितीयक में आप कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, जूट से बोरियां ये बना रहे तो द्वितीयक में आएंगे। द्वितीयक में जो सेवाएं देते हैं जैसे बैंक हो गए, यातायात के साधन हो गए, बिजली हो गई, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब द्वितीयक में आएंगे। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में और सुन लो कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं बच्चों जो रॉ मटेरियल जो है ना, जो हमें एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मतलब जो माइनिंग है, ठीक है, या जो हम हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री जैसे, ठीक है, फिशिंग कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हम कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं, ठीक है, शुगर केन से शुगर बना रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर में सर्विस आती है, क्या आती है सर्विस, जैसे बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, ये सब। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। कुरियर सर्विस किस में आएगी, टर्शियरी में आएगी। ठीक है, टी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, मतलब जो एक्टिविटीज प्रॉफिट के लिए की जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, मार्केट एक्टिविटीज कहलाएंगी। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज लाभ कमाने या वेतन के लिए की जाती है उसे क्या बोलेंगे, बाजार गतिविधियां बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जो किचन गार्डन है ना, तो किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जी आप उगा रहे हैं तो वो किस में आएगी, तो आएगी गैर बाजार गतिविधि में आएगी। ठीक है, तो जो हम खुद के प्रयोग के लिए करते हैं ना उसे गैर बाजार कहते हैं। किचन गार्डन की मैंने आपको बार बता दी, ये रहा। तो किचन गार्डन में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो वो आपकी नॉन मार्केट इकोनॉमी में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम बता रखा है कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के निकट से निकलती है, और पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश कर जाती है, और इस भाग में यह बहुत ही सुंदर गोर्ज बनाती है। मतलब गोर्ज पता है क्या, तो गहरे गहरे गड्ढे से बना देती है। ठीक है, बहुत गहराई सी खाइयाँ सी बना देती है, उस प्रकार से होता है। और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। देखो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियाँ बता रही, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में कश्मीर क्षेत्र में मिलती हैं। और सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, जावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है, और सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब में, और शेष भाग पाकिस्तान में है। मतलब भारत केवल 1/3 ही भारत में, बाकी सारा पाकिस्तान में है। ठीक है, एक बार इंग्लिश में सुन लो। ये जो रिवर इंदुस है ना, ये तिब्बत में जो लेक मानसरोवर है वहाँ से ये राइज होती है, निकलती है, और फिर वेस्ट की तरफ बहती है, इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है। उसके बाद जो है ये गोर्ज भी बनाती है। ठीक है, गहरे गहरे एक तरह से खाई सी कह सकते हैं हम, उसकी तरह होती है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये कश्मीर में है सारी। उसके बाद इंदुस की और भी बहुत सारी है। ठीक है, जो ये कहाँ से बहते हुए बता रहे, गिलगित, इमर्ज, और ये जो बाल्टिस्तान है और गिलगित है वहाँ से आगे बढ़ते हुए जाती हैं। माउंटेन जो अटोक है ना वहाँ पे, और सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम ये सब मिल जाती हैं, और इस नदी को और बड़ा कर देते हैं इंदुस को। ठीक है, और मिठान कोट में सब
सारी की सारी सहायक नदी इसकी मिल जाती है, पाकिस्तान के अंदर है। और इंदु जो है वो जो नदी है ना साउथ वार्ड्स इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन सी में फिर पहुंच जाती है वहाँ से बहती हुई, ठीक है, कराची से। और इंदुस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप, इसमें बहुत जेंटल स्लोप पाए जाते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। और ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, मतलब सब नहीं, सारी नहीं, मतलब लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है, मतलब ये मतलब है इसका, ठीक है। और वो तो गंगा को तो तीसरे नंबर पर आती है, नील नदी पहले नंबर पर आती है, ठीक है। ये रिवर जो है ना, इसका जो 1/3 जो पानी वो इंडिया में ही यूज़ होता है, और ठीक है। और ये इंडिया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश पंजाब में, पाकिस्तान जो 2/3 है ना वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो देखो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली में इसे समझा दिया। अब इन क्वेश्चन के आंसर, तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, बताओ इनमें से कौन सी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है। तो आप देखोगे जास्कर भी है, ठीक है, नुब्रा भी है, ठीक है, और जो है श्योक भी है। तो तीनों के तीनों है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, ठीक है। इसके पहले का जो है वो डी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है, बताओ कश्मीर में इनमें से कौन सी नदी मिल जाती है। हुंजा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम। तो हम सबको अच्छे से अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया था हुंजा, ए आंसर है इसका, ठीक है। क्या आंसर है इसका, ए। देखो आप खुद ट्राई भी सुनो करोगे बताने की, ठीक है, ताकि मुझे ये महसूस हो सके कि हाँ भी आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं। नहीं तो द रिवर इंदुस ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो रिवर इंदुस है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके तिब्बत से निकलती है, ठीक है। ये तो आसान ही था, ठीक है। कहाँ से निकलती है बच्चों, तिब्बत से। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी से मिठानकोट में मिलती है। तो कौन सी नदी जो है वो मिठानकोट में मिलती है, अभी हमने पढ़ाई है, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम पढ़ा था ना। तो दो के नाम दे रखे हैं, तो सेकंड थर्ड हो गया, ठीक है। तो सेकंड थर्ड ये रहा डी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, डी। फिर नेक्स्ट है कि किस रीजन में ये जो रिवर इंदुस है ना एंटर करती है इंडिया में। तो इन विच रीजन डज द रिवर इंदुस एंटर इंडिया, तो किस रीजन से एंटर करती है इंडिया में। तो हमने पढ़ा था लद्दाख में, तो इसका आंसर क्या है, लद्दाख आ गया, ठीक है। तो 4 करने होते हैं ना एक में से, जैसे 5 है तो 4 करने होते हैं, क्वेश्चन में ऊपर मैंने पहले बताया था ना शुरू में वीडियो में, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है हरियाणा का दे रखा है यहाँ पर। और हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, और तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याययुद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया, तो कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर दी। किसने खड़ी कर दी बच्चों, चौधरी देवीलाल ने। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों, छोटे व्यापारियों को कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे और वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए। इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उनके सहयोगी दल के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उनकी सहयोगी पार्टी को राज्य में विधानसभा की 90 सीटों में से 76 सीट मिल गई, और लोकदल को अकेले 60 सीट मिल गई, और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। और कांग्रेस की हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी, समझो सिर्फ 5 सीटें, मतलब उन्होंने सिर्फ बोला कर्ज माफ कर देंगे, मतलब किसान बहुत बुरी हालत में थे। तो अब इंग्लिश में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। देखो हरियाणा की बात यहाँ कर रहे हैं कि वहाँ पर एक समय है जब कांग्रेस पार्टी का राज होता था 1982 में। तो चौधरी देवीलाल ने ऑपोजिशन का लीडर था, तो उन्होंने न्याय युद्ध के नाम से एक नई पार्टी बनाई, ठीक है, और लोक दल के नाम से। और इस पार्टी ज्वाइंट अदर, और दूसरी जो पार्टी थी उनके साथ उन्होंने ज्वाइन करा,
कांग्रेस के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए, इलेक्शन कैंपेन चला और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अगर उसकी पार्टी जीतेगी तो जितने भी किसानों के लोन होंगे, बिजनेसमैन के लोन होंगे, सब माफ़ कर दिए जाएंगे। तो पीपल वैसे भी जो पुरानी गवर्नमेंट थी उससे नाखुश थे, तो देवीलाल के प्रॉमिस से लोग खुश हो गए और लोगों ने उसे इतना वोट दिया कि 90 सीट में 76 सीट अकेले लोकदल पार्टी ने, नई पार्टी ने जीत ली और 60 सीट्स जो अकेले उसने जीत दी, अकेले। मतलब जो 76 थी ना, वो बहुत सारी जो अलायंस था, बहुत सारी जो पार्टियां थी ना उनके साथ, तो कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिली थी। तो अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला आपको आंसर बताना है कि जो 1985 में हरियाणा राज्य में किस राजनीतिक दल का शासन था। तो अभी हमने पढ़ा था कांग्रेस का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर? कांग्रेस इसका आंसर आ गया। फिर उसके, ठीक है, कांग्रेस इसका आंसर है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा गया था कि हरियाणा में न्याययुक्त आंदोलन की अगुवाई किसने करी। तो चौधरी देवीलाल की बात चल रही है, तो चौधरी देवीलाल ने जो है इसकी बात करी, ठीक है। किसने? चौधरी देवीलाल ने, सी आंसर है। फिर नेक्स्ट बोला गया था कि व्हाट वाज द पोल प्रॉमिस ऑफ, मतलब क्या उन्होंने वादा करा, चौधरी देवीलाल ने क्या वादा करा। उन्होंने ये वादा किया था ना कि सबका जो लोन है मैं माफ़ कर दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या वादा किया, देखिए मैं आपको एक बार ना वन से एक बार सारे आंसर बता देता हूँ क्योंकि एक आधा छूट गया ना। तो कौन सी पार्टी का शासन था, पहले हिंदी में बता था फिर इंग्लिश में। तो कांग्रेस का, ठीक है। फिर लोकदल पार्टी की स्थापना किसने करी? चौधरी देवीलाल ने, ठीक है। फिर 1987 में विधानसभा के चुनाव में किसको जीत मिली? लोकदल पार्टी को मिली, ठीक है। और न्याययुद्ध का आंदोलन किसने करा? चौधरी देवीलाल ने करा, ठीक है, सी। और 1987 में जब चुनाव हुए तो उसमें क्या वादे किए? किसानों का कर्जा माफ, छोटे व्यापारियों का कर्जा माफ, ठीक है। तो इसका पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल चार, इस तरीके से दे रखा है। और ये लिखा है एक, तो ये हम बी ले लेंगे, ठीक है, बी आंसर है। और निम्नलिखित में से सही कथन बताना है आपको, इसकी पहचान करने की। तो सही कथन ना वो कौन सा है? तो देखो ये सारा का सारा जो है सही है, ठीक है। कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी और 2 तिहाई जीत गए थे, है ना, लोकदल, क्योंकि 60/90 कर लो तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2 तिहाई तो होता है, ठीक है। तो और इसका जो है डी आंसर हो गया। अब एक बार इंग्लिश में देखो आंसर, जो कौन सी पार्टी बनी थी? कांग्रेस। और किसने बनाई थी? चौधरी देवीलाल ने, बी। और इलेक्शन जो है कौन जीता था? लोकदल पार्टी जीती थी, डी। और न्याययुद्ध की बात चौधरी देवीलाल ने करी थी, सी, ठीक है। और क्या बात की गई थी? 2 बात की, फार्मर के, छोटे बिजनेसमैन के लोन माफ कर दिए जाए, तो बी, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट सही है? सब स्टेटमेंट सही है, डी। फिर उसके बाद हमारा एक और पैसेज है, ठीक है। तो नासी की ये हिटलर से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसे पढ़ देता हूँ, सुनो। नासी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी, मतलब वो क्या सोचता था विश्व के बारे में। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वो कहता था कि सभी को बराबरी नहीं मिलनी चाहिए, वे नस्लीय आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले, नॉर्डिक जर्मन, आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर। तो उसने पूरे विश्व के लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया था। उसने बोला कि जो यहूदी है ना वो सबसे नीचे हैं, और जो नीली आंखों वाले हैं, ठीक है, और जो नॉर्डिक जर्मन है वो सबसे ऊपर है। और यहूदियों को ना, मतलब जूस जो थे, नस्ल विरोधी यानी आर्यों को कट्टर शत्रु माना, और तमाम समाजों को उनके बाहरी रूप के हिसाब से जर्मन, आर्य और यहूदियों के बीच में रखा गया था।
हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। तो इसकी वजह से उसके माइंड में बैठ गया, ठीक है। और इस विचार का मतलब ये था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेंगी वो जिंदा रहेगा। लेकिन उसने बोला कि जो सबसे मतलब शक्तिशाली है और सबसे समर्थवान है वो रहेगा। तो ऐसे था। डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। और देखो डार्विन ने विशुद्ध प्रकृति की बात करी थी, तो उसने बोला कि सिर्फ जो उसकी नास्तिक जो है ना, सिर्फ जो आ रहे हैं सिर्फ वही रहने चाहिए। उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की, ठीक है। जबकि डार्विन ने ऐसा कभी नहीं बोलता कि इंसान का हस्तक्षेप प्राकृतिक है। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने समाजवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। उन्होंने बोला डार्विन ने ऐसा कहा था। नासों की दलील बहुत सरल थी, नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी। मतलब उसने अपनी आइडियोलॉजी बना दी, जो सबसे ताकतवर वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें दुनिया से खत्म हो जाएंगी और आर्य नस्ल सबसे बढ़िया है और शुद्धता वो बनाए रखेंगे। मतलब अपनी जाति में शादी करेंगे इस तरीके से और दुनिया पर वर्चस्व काम करेंगे, ठीक है। ये था। तो डीएस में थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ। जैसे ये जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी ना, ठीक है, और वो पूरा का पूरा उसका वर्ड के बारे में हिटलर की एक व्यूज थे, ठीक है। और इसमें बोला कि किसी को इक्वलिटी नहीं मिलनी चाहिए और रेशियल हिरार्ची पाई जानी चाहिए। मतलब कोई जाति सबसे ऊपर होगी, कोई नीचे होगी, कोई और से नीचे होगी। इसमें उसने जो ब्लॉन्ड है और जो ब्लू आई वाले हैं यानी कि नॉर्डिक जर्मन है, मतलब आर्य, उनको टॉप पे रखा, अपने आप को टॉप पर रखा। और जो जूस थे ना, जूस यहूदी, उनको सबसे नीचे रखा उसने। और उसने बोला कि देख कि उन्होंने पता है ये बात कहाँ से फॉलो करी, जो बड़े बड़े विज्ञानी थे ना, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, और जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, उन्हीं की बात को फॉलो उन्होंने करा कि भाई इन्होंने ये बोला है तो उसके इन्होंने अलग मतलब निकाल के अपना फायदा जो है करा और बोला कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और जो सबसे ताकतवर है वही रहेगी। तो मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया, ऊपर समझा दिया था, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखो इसका आंसर देखो। पहला है नाजी विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किस नस्ल को श्रेष्ठ मानता था। अब फटाफट बताओ कि वो कौन सी नस्ल को सबसे बढ़िया मानता था। यहूदियों को मानता था, आर्यों को मानता था, दोनों को बराबर मानता था, ठीक है, या केवल किसी को भी नहीं मानता था। तो आर्य को मानता था वो। तो इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ए, ठीक है, ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि हु गेव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, और कि नेचुरल सिलेक्शन की बात किसने करी थी? चार्ल्स जो है ना डार्विन ने बात करी थी। तो डी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? डी आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पूछा हिटलर के अनुसार आर्यों का मुख्य शत्रु कौन है। हिटलर ने किसको सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया? तो यहूदियों को, यानी कि सी, ठीक है। हिटलर ने ना जो सबसे बड़ा दुश्मन जो बनाया वो किसको बनाया? जूस को। फिर चार्ल्स डार्विन जो था वो कौन था? जो चार्ल्स डार्विन था ना वो कौन था? एक नेचुरल साइंटिस्ट था। इसका डी आंसर है, ठीक है। क्या आंसर इसका? डी। हर्बर्ट स्पेंसर ने किसका विचार दिया था? हर्बर्ट ने किसकी थ्योरी दी थी? सर्वाइवल, जिंदा रहने की ना, ठीक है। अतिजीविता का सिद्धांत दिया था उन्होंने, ठीक है। क्या दिया था? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है, या थ्योरी ऑफ सर्वाइवल भी आप बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सारे के सारी पैसेज करवा दी। अब आप मैप वर्क देख लीजिए। मैप वर्क आपका जो है ना वो 40.1। तो 2 स्थान आपको भरने पड़ेंगे। मैप आपका जो क्वेश्चन पेपर में लगा होगा ना, आपको स्कूल की आंसर शीट पे चिपकाना भी है, ठीक है। ये नहीं कि घर पर ले आओ। तो ये
जो ए और बी डला होगा ना उसका आपको नाम बताना है। जैसे ये ए कौन सी जगह है, बी कौन सी जगह है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते पूछा क्या क्वेश्चन में। बोला गया कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, तो कौन सा देश था जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, मतलब जो एलिड पावर का जो है पार्ट हुआ करता था, कंट्री विच वाज अ पार्ट ऑफ एलिड पावर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसका आंसर क्या होगा, अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखेंगे, अमेरिका लिखेंगे। बस हमें नाम बताना था और हमें मैप पढ़ा होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है, अमेरिका लिख देंगे इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया था कि वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धूरी राष्ट्रों का हिस्सा था, तो जो इंग्लिश में है जो एक्सिस पावर में थे ना, वो कंट्री कौन सी है, अब एक ही बची है, तो ये कौन सी कंट्री जो छोटा सा यहाँ पे दिखा रखा है, इटली। ठीक है, और यहाँ अमेरिका। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो हमारा हिस्ट्री का था 2 मार्क्स का। अब है 3 मार्क्स का जो हमारा जियोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, 4 आएंगे हमें, कोई यहाँ पर 3 करने हैं, यहाँ पर तो 2 ही करने थे। तो आपसे बोल रहे हैं कोंकण तटीय मैदान, मालवा का पठार, अनाईमुड़ी और मालाबार, इसको आप फिल करें। ठीक है, कोंकण वगैरह मालवा ये कहाँ पर है, तो मैं आपको अभी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मालवा का पठार है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये मालवा का पठार है डियर। ठीक है, और अगर आपसे कोंकण तटीय मैदान पूछ रहा है, तो कोंकण तटीय मैदान ये पूरा का पूरा, यहाँ आप ऐसे लाइन डाल देंगे जैसे मैं डाल रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या है, बस ये यहीं तक रहने दो। ठीक है, तो ये जो है ना कोंकण तटीय मैदान है, क्या है, कोंकण ऊपर लिखा हुआ ना, बस पढ़ के बता रहा हूँ, हल्का से लिख रहा हूँ, कोंकण तटीय मैदान। ठीक है, कोंकण कोस्टल प्लेन। ठीक है, इंग्लिश में कोंकण कोस्टल प्लेन। ठीक है, उसके बाद मालाबार तट जो है ना वो यहाँ पर है, मालाबार तट। ठीक है, और आपसे अनाईमुड़ी पूछा तो वो भी यहीं पर है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बना के लिख देंगे अनाईमुड़ी। ठीक है, पर्वत शिखर। अब ये जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। उस देश का नाम बताओ जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का हिस्सा था, तो अमेरिका लिख देंगे। ध्रुव शक्तियों का हिस्सा था, इटली लिख देंगे। कोंकण तटीय मैदान कहाँ पर है, हमें पता है कोंकण तटीय मैदान कहाँ पर है। अगर हम कोंकण तटीय मैदान की बात करें तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मालवा का पठार कहाँ पर है बच्चों, केरल में है। अनायमुड़ी पर्वत शिखर कहाँ है, वो भी केरल में है। ठीक है, और मालावा तट का वो भी केरल में है। मालवा का पठार, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बताया था ना मैंने आपको। ये अमेरिका और इटली का, ये मालवा का, कोंकणी, अनायमुड़ी और मालावा तट। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। सारे पार्ट्स आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर सार डियर स्टूडेंट्स, खूब मन लगा के पढ़िए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो।